Hello everyone. This is the lecture 14 of the Journal Organic Chemistry for class 12 students. Okay. I hope all you are doing well and welcome you to the Singh Pathshala online classes. So in the very next lecture we were talking about the कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ द अमाइंस. ठीक है, तो उसी को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था लास्ट लेक्चर में, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. और ये हमारा नॉमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर होगा. इसके बाद मतलब इसी लेक्चर में नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगी भाई. ओके, सो हम बात कर रहे थे कॉमन नेमिंग की, अमाइंस की कॉमन नेमिंग की, और उसमें मैंने ये कंपाउंड लिखा था. कुछ और भी एक तो सिस्टमेटिक तरीका होता है जिससे हम अमाइंस की कॉमन नेमिंग करते हैं. उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ कॉमन नेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा. ओके, अगर कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप एज वेल एज CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम जो होता है, इसका कॉमन नेम की अगर बात करें तो देखिए, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर केवल CH3 ग्रुप लगा होता था तो उसे हम टॉलुइन बोलते थे. ओके, तो इसका नाम होता था टॉलुइन. और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता था तो उसे हम बोलते हैं एनिलीन. और जो हमें कंपाउंड दे रखा है इसमें दोनों ही है, तो इसका जो नाम कॉमन नेम होता है, इन दोनों नेम्स का कॉम्बिनेशन ही होता है. इसका नाम होता है टॉलुइडीन. ओके, तो हमें पोजीशन भी बतानी पड़ेगी. तो किसी किसी भी ग्रुप के हिसाब से दूसरे की पोजीशन देख लें. अगर अगर CH3 ग्रुप की पोजीशन देखें तो विद रिस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है. ओके, तो हम इसे बोल देंगे ऑर्थोटॉलुइडीन. इसका कॉमन नेम हो गया ऑर्थोटॉलुइडीन. अगर ये CH3 मेटा पे होगा तो मेटाटोल्यूडीन हो जाएगा, अगर पैरा पे होगा तो पैराटोल्यूडीन हो जाएगा. ओके, अमाइंस में कुछ और भी इम्पोर्टेंट नाम है, जैसे कि अगर COOH हो और NH2 हो. ओके, बेंजीन रिंग के साथ COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप जुड़ा हो, जिसका जो कॉमन नेम होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. जो कॉमन नेम होगा इसका वो होता है एंथ्रा एनिलिक एसिड. एंथ्रा एनिलिक एसिड. ओके, इसका IUPAC नेम भी हम लिख सकते हैं, वो भी देख लेते हैं. IUPAC नेम में देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं. यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अमीनो ग्रुप भी है. तो हमें पता है कि प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस फंक्शनल ग्रुप की होती है उसी के अकॉर्डिंग उसे ही हम पेरेंट चेन में लेते हैं. ठीक है, उसी का सफिक्स यूज होता है, बाकी को दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स को हम एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करते हैं. तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, मोस्ट प्रायोरिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की है, तो हम बेंजीन रिंग को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे. मतलब बेंजीन रिंग को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ रखेंगे. और हमें पता है बेंजीन रिंग कंटेनिंग द COOH ग्रुप, इसे बेंजोइक एसिड बोलते हैं. ओके, तो हमारा जो रूट वर्ड है वो बेंजोइक एसिड आएगा, और उसके बाद में ये जो हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसे हम साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे. और ये साइड ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 2 पोजीशन पे लगा हुआ है. और NH2 का जो सफिक्स यूज करेंगे फिर हम इसमें, सॉरी सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स यूज करेंगे. NH2 का प्रीफिक्स होता है अमीनो, जिसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो बेंजोइक एसिड. ओके, तो इस एग्जांपल में हमें इसका सफिक्स कैसे यूज करना है हमने ये भी देख लिया. NH2 का जो सफिक्स होता है, सॉरी माय मिस्टेक, आई वांट टू से प्रीफिक्स. NH2 का प्रीफिक्स कैसे यूज करना है तो ये भी मैंने बता दिया आपको. और प्रीफिक्स का यूज तभी होगा जब NH2 से कोई ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा. ओके, चलिए, तो ये हो गया अमीन्स की बात. अब जो हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप रह गया है वो है हमारा ईथर्स. ईथर्स के बारे में बात करते हैं भाई. ईथर, सबसे पहले इसका सिंबल, क्योंकि सिंबल के बिना तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है.
ईथर का सिंबल ये होता है। ओके, उसके बाद में इसके सफिक्स की बात करते हैं। ईथर्स का सफिक्स होता है अल्कोक्सी, सॉरी, प्रीफिक्स की बात करते हैं। ईथर्स का प्रीफिक्स जो होता है वो अल्कोक्सी होता है, और ईथर्स का सफिक्स कोई भी नहीं होता है, बिकॉज ईथर्स की प्रायोरिटी जो होती है वो सबसे डाउन होती है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में से सबसे कम प्रायोरिटी जो होती है वो ईथर्स की होती है, और जिस ग्रुप की सबसे कम प्रायोरिटी होती है उसका कभी भी सफिक्स का यूज ही नहीं होता है, उसका हमेशा प्रीफिक्स का यूज होता है। तो इसीलिए ईथर्स का प्रीफिक्स सफिक्स होता ही नहीं है। ओके, सो कैन राइट इट नो सफिक्स as the priority of ethers is least, सबसे कम होती है प्रायोरिटी इसकी। ओके, अब लोएस्ट मेंबर की बात करें, तो लोएस्ट मेंबर के लिए कम से कम लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, और वो सिंबल भी होना चाहिए हमारा। जो लोएस्ट मेंबर होता है ईथर्स का वो होता है CH3OCH3। तो ये लोएस्ट मेंबर है भाई। अब इसके नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो नोमेनक्लेचर बहुत आसान है। IUPAC नोमेनक्लेचर इजी है। नोमेनक्लेचर ईथर्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए, कभी भी आप ईथर का नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आप भूल जाइए ईथर कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, तो इससे देखिए भी मत। आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने एग्जांपल नीचे लिखा है इसके अंदर दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक ही कार्बन है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन हमें कार्बन की मिल सकती है वो एक ही कार्बन की मिल सकती है। तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, यही हमारी पेरेंट चेन है, और इसी में हम नंबरिंग करेंगे। तो ये हमने नंबरिंग भी कर दी 1। ओके, और ये जो हमारा पूरा ग्रुप होगा ये वाला, ये साइड ग्रुप हो जाएगा, और इस साइड ग्रुप का नाम क्या होगा, इस साइड ग्रुप का नाम क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एल्काइल ग्रुप्स के नाम हमें पता है, तो अगर एल्काइल ग्रुप्स के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हो तो उनके भी नाम हमें मतलब उनके नाम भी हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे। जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहले साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर पेरेंट चेन पे जाएंगे। तो साइड ग्रुप 1 पोजीशन पे साइड ग्रुप लगा हुआ है, और इस साइड ग्रुप का नाम होगा, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी। अब पेरेंट चेन में जाएंगे, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एक ही हैं, तो मेथ कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एन, 1 मिथॉक्सी मीथेन इसका IUPAC नेम हो गया भाई। इजी है ये। और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हमने कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया। तो इसके अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करना है, ये हो गया। यहीं पे हमें इसे ही पेरेंट चेन मानना है, और इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कुछ ऐसे करेंगे, अगर कोई साइड ग्रुप है तो उसे छोटा नंबर ही मिले, तो साइड ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो इसे 1 दे दिया, और इसे 2। ओके, अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले साइड ग्रुप का नाम विद पोजीशन, तो 1 ग्रुप, 1 पे ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 मिथॉक्सी। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं तो एथ, और कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो एन। ओके, तो इसका नाम हो गया 1 मिथॉक्सी इथेन। ये भी आसान है। नाउ नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा ईथर है
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करनी होगी, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम हमारी ये हो गई। उसके बाद में हमें उसी पेरेंट चेन में क्या करना होगा, नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है कि सब्सटीट्यूएंट को या साइड ग्रुप को, ये हमारा साइड ग्रुप हो गया है। पेरेंट चेन के अलावा जो भी चीज़ होती है वो साइड ग्रुप होता है भाई। तो ये साइड ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो आप किधर से भी नंबरिंग कर लें 1 2 3, चाहे इधर से कर लें 1 2 3, तो दोनों तरफ से जो नंबर मिलेगा वो 2 ही मिलेगा, तो दोनों ही नंबरिंग करेक्ट हैं। तो आप किसी के अकॉर्डिंग भी नाम लिख लीजिए, सेम ही आएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले साइड ग्रुप की पोजीशन के साथ उसका नाम, यहाँ पे साइड ग्रुप का नाम क्या होगा, यहाँ पे इथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी। उसके बाद में हम पेरेंट चेन पे जाएंगे, 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है, तो एन आ जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा ईथर्स प्रेजेंट हो, अगर कुछ ऐसा कंपाउंड हो, ओके, तो ऐसे कंपाउंड में क्या करते हैं हम, वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यही पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। इसकी वजह भी कुछ और भी है, बीच वाली पेरेंट चेन को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक तो पहली बात तो ये लंबी चेन है, और दूसरी बात ये है कि हम इस चेन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो जब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी देखना होता है कि वो चेन पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं हम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों। तो ये जो बीच वाली चेन सेलेक्ट मैंने इसीलिए की क्योंकि इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इधर भी और इधर भी। ओके, अब हमें पेरेंट चेन में नंबरिंग करनी होगी, कैसे भी कर दीजिए, दोनों तरफ सिमेट्रिकली है ये कंपाउंड। उसके बाद में हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर जब लिखना है तो सब्स्टिट्यूएंट को उनकी पोजीशन के साथ लिखना है। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो हमें बार बार नहीं लिखना, मतलब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम सीधा ऐसे लिख देंगे 1,2 डाई मिथॉक्सी। फिर पेरेंट चेन पे हम जाएंगे, 2 कार्बन है तो एथ, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो इथेन। ओके, तो इनका नाम कुछ ऐसे लिखते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिंग वाले कंपाउंड्स ले लेते हैं कुछ से। साइक्लोहेक्सेन रिंग पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पेरेंट चेन किसे सेलेक्ट करना है, जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमें यही रिंग ही दिख रही है, तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी। और उसके ऊपर नंबरिंग करनी है इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट और साइड ग्रुप गेट द लीस्ट नंबर। सो विल गिव नंबर 1 टू दिस कार्बन। अब उसके बाद में हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो साइड ग्रुप का नाम लिखना होगा विद पोजीशन। तो 1 पे जुड़ा हुआ है इथॉक्सी ग्रुप, 1 इथॉक्सी साइक्लो एक्जेन। ओके, तो ऐसे हम इसका नाम लिख देंगे भाई। अब आगे चलते हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप जुड़ा हो तो इसमें हमें पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा। तो पेरेंट चेन जाहिर सी बात है, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम बेंजीन रिंग में है तो ये होगी हमारी पेरेंट चेन। उसके ऊपर नंबरिंग करनी होगी, तो ये नंबरिंग भी कर दी हमने। IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका कैसे लिखेंगे, 1 ग्रुप पोजीशन 1 पे जो है वो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 मिथॉक्सी। उसके बाद में हम पेरेंट चेन का नाम लिख देंगे, पेरेंट चेन का नाम होगा बेंजीन। ओके, और इसी कंपाउंड का, ठीक है, हमारी कन्वीनियंसी के लिए, ठीक है, हमारे लिए आसान हो जाए IUPAC नॉमेनक्लेचर को लिखना, तो इसी कंपाउंड का IUPAC नेम एक और भी होता है जिसका लॉजिक नहीं होता, बट हम उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 1 मिथॉक्सी बेंजीन तो लिख ही सकते हैं इसे। इसे साथ के साथ क्या बोल सकते हैं, इसे एनीसॉल भी बोलते हैं। तो आप चाहे एनीसॉल लिखें चाहे 1 मिथॉक्सी बेंजीन लिखें, दोनों ही आंसर इसके करेक्ट होंगे, दोनों ही इसके IUPAC नेम है। ओके, और ये
खासकर जब भी हम बेंजीन रिंग के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है तो उसका IUPAC नेम कुछ अलग सा हमें याद ही रखना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि बिकॉज अगर फर्दर अगर बेंजीन रिंग पे सब्सटीट्यूशन और ग्रुप्स को लगा दिया जाए तो नाम जो होगा वो काफ़ी, नाम लिखना काफ़ी टीडियस हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो अगर कुछ ऐसा हो, OCH3 और यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे Br ग्रुप लगाओ, तो इस केस में आप इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? आप इतने ग्रुप को क्या कंसिडर कर सकते हैं? इसे एनिसॉल कंसिडर कर सकते हैं और बाकियों को साइड ग्रुप ट्रीट कर सकते हैं, 1 2 3 4। और जो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा? 3 और 4 पे क्या लगे हुए हैं? हमारे साइड ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 4 ब्रोमो 3 मिथाइल एनिसॉल भी इसे लिखा जा सकता है। ओके, ऐसे ही अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OC2H5 ग्रुप लगाओ, इथॉक्सी ग्रुप लगाओ, तो इस केस में हम पेरेंट चेन बेंजीन रिंग को सेलेक्ट करते हैं। नंबरिंग कुछ ऐसे करेंगे कि साइड ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। देन IUPAC नोमेनक्लेचर जो होगा इसका कुछ ऐसा होगा, 1 इथॉक्सी बेंजीन, और इस 1 इथॉक्सी बेंजीन को फेनेटॉल भी बोला जाता है। तो आप IUPAC नोमेनक्लेचर में फेनेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था भाई ईथर्स के बारे में। अब ईथर्स के कॉमन नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। ईथर्स, इसका भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है ईथर्स की कॉमन नोमेनक्लेचर का, और वो क्या तरीका है वो देखिए। मान लीजिए अगर कोई कोई एक ऐसा ईथर है जिसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो देखिए। कॉमन नेम लिखने के लिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं पहले। तो ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे जो है वो ग्रुप है इथाइल ग्रुप, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रुप है वो है मिथाइल ग्रुप। और सबसे पहले अल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले आएगा इथाइल, देन मिथाइल, और उसके बाद में हम लिख देंगे ईथर। ओके, तो ये आसान है भाई इसका नाम, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ऐसे ही लिखा जाता है, कॉमन नेमिंग ईथर्स की ऐसे ही होती है। और एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन नेमिंग के लिए से, अगर दोनों तरफ सेम ही अल्काइल ग्रुप हों तो और भी आसान हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप्स के नाम हमें पहले लिखने थे ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो हम इसका नाम, इस ईथर का कॉमन नेम लिखेंगे डाई इथाइल ईथर। ओके, और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम से कुछ है। अगर ऐसा एग्जांपल ले लिया हमने, बेंजीन रिंग हो एक तरफ से और एक तरफ मान लीजिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, तो ये वाला जो ग्रुप है इसका नाम होता है फिनाइल, और ये जो ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल। तो पहले अल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल, फिनाइल, ईथर। तो बिल्कुल ईजीएस्ट कॉमन नॉमेनक्लेचर है ईथर्स का। तो ये भी आसान था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ईथर्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर भी और कॉमन नॉमेनक्लेचर भी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स की। ईथर्स दो तरीके के होते हैं, दो क्लासिफिकेशन है, सॉरी। एक तो क्लासिफिकेशन ये है सिमेट्रिकल ईथर्स,
और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि ईथर के दोनों तरफ क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। अगर ऑक्सीजन में, ईथर के अंदर ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ठीक है, दोनों साइड में सेम एल्काइल ग्रुप हो तो वो सिमेट्रिकल ईथर्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे जो आर आर ग्रुप सेम है तो सेम एल्काइल ग्रुप है, तो ये सिमेट्रिकल ईथर इसे बोलते हैं। और अगर दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप ना हो, मान लीजिए कुछ फार्मूला ऐसे हो, आर ओ आर डैश, तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होते होंगे तो इन्हें अनसिमेट्रिकल ईथर बोला जाएगा। ओके, तो ये ईथर की क्लासिफिकेशन थी। ईथर की एक और क्लासिफिकेशन होती है, ईथर्स, एक तो ओपन चेन ईथर्स होते हैं और दूसरे होते हैं साइक्लिक ईथर्स। ठीक है, ओपन चेन ethers and another is cyclic ethers. ओपन चेन ईथर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या हो, कोई भी जो ऑक्सीजन हो वो रिंग का पार्ट ना हो। ओपन चेन ईथर्स में क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग, देयर ऑक्सीजन एटम इज नॉट द पार्ट ऑफ रिंग, रिंग का पार्ट नहीं है। बट इन केस अगर ऑक्सीजन रिंग का पार्ट होती है, से ऐसा हो गया कुछ, ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है, तो ये साइक्लिक ईथर की कैटेगरी में आएगा भाई। ठीक है, ऑक्सीजन एटम इज द पार्ट ऑफ रिंग। ये भी हमने कहानी समझ ली ईथर्स के बारे में। ओके, अब साइक्लिक ईथर्स की नॉमेनक्लेचर भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी अब साइक्लिक ईथर आया तो इसे बता दिया जाओ। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर्स। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। साइक्लिक ईथर का नॉमेनक्लेचर भी बहुत ही आसान है। मान लीजिए ऐसा कोई साइक्लिक ईथर है, तो साइक्लिक ईथर्स में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करनी होती है, जो कि हमारी पेरेंट चेन होती है। ओके, उसके बाद में हमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कुछ ऐसे करनी होती है कि जो बीच में जो रिंग बनी हुई है ऑक्सीजन के साथ, उसे छोटे से छोटा नंबर मिले उसके कार्बन्स को। बट इधर ये सिमेट्रिकली है तो किधर से भी नंबरिंग कर दें आप, 1 2 3 4। ओके, तो ये नंबरिंग भी होगी। उसके बाद में IUPAC नेम कैसे लिखते हैं वो देखिए ध्यान से। IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में ऑक्सीजन है। ओके, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 जो है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम कुछ ऐसे लिखते हैं, 2,3 इपॉक्सी। ओके, इपॉक्सी। और उसके बाद में पेरेंट चेन पे आ जाएंगे। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं, तो ब्यूट। कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो ए। तो ऐसे नाम लिखा जाता है भाई साइक्लिक ईथर्स का। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। से कुछ ऐसा मैंने साइक्लिक ईथर ले लिया, तो हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी, हमारी पेरेंट चेन ये होगी भाई। ओके, और उसमें हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। नंबरिंग भी कर दी, आप किधर से भी कर दो नंबरिंग, सिमेट्रिकल है ये कंपाउंड। और अब IUPAC नेम लिखना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना कि कौन कौन से कार्बन्स के बीच में कौन कौन से कार्बन जो हैं वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 4 जुड़ा हुआ है, तो 1,4 इपॉक्सी, पेरेंट चेन 4 कार्बन।
ब्यूटेन। ओके, तो इसका नाम कुछ ऐसे लिखेंगे। और सिंपलेस्ट ये हो गया एक, इसमें भी ये होगी हमारी पेरेंट चेन, नंबरिंग भी कर दी। इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है 1,2 इपॉक्सी इथेन। ओके, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम को याद रखें, इसे ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, ऑक्सीरेन। और अगर साइक्लिक ईथर्स कुछ ऐसा हो तो इस केस में IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होगी। ये होगी हमारी पेरेंट चेन, उसमें नंबरिंग कर देंगे 1 1 2 3। और IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है तो सबसे पहले ऑक्सीजन ने किस किस कार्बन को जोड़ रखा है 1 और 3 को, तो 1,3 इपॉक्सी। और पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, प्रोप, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो प्रोपेन। तो ये इसका नाम हो गया। इसका कॉमन नेम भी होता है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और वो कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम होता है भाई इसका ऑक्सीटेन। ठीक है, 4 मेंबर की रिंग के लिए ऑक्सीटेन, और 3 मेंबर की जो रिंग थी ऊपर उसका नाम था ऑक्सीरेन। तो इजी है साइक्लिक ईथर्स की नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कॉमन नॉमेनक्लेचर भी ईथर्स की कर ली, IUPAC भी कर ली, साइक्लिक ईथर्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब तक कि ईथर का जो है, हम सभी फंक्शनल ग्रुप में पढ़ते थे कि उनके सफिक्स का यूज़ कैसे होता है। तो ईथर्स का हमने प्रीफिक्स, ईथर्स के केस में हम सफिक्स ही यूज़ कर रहे थे भाई। ईथर्स का प्रीफिक्स यूज़ किया ही नहीं हमने, बिकॉज ईथर का प्रीफिक्स यूज़ होता ही नहीं है। ईथर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। ओके, तो इसे एज अ मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप कभी कंसिडर किया ही नहीं जाता, इसे साइड ग्रुप ही कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको ओवरऑल ऑर्डर, जो प्रायोरिटी का ऑर्डर मैंने आपको नहीं बताया था। हाँ, मैंने केवल आपको इतना बता दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। सभी फंक्शनल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। बट ये नहीं बताया था कि आपस में सभी ऑर्डर क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो उसकी बात कर लेते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द, बिकॉज प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ना हमारे लिए इतना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, 2 आ गए या 3 आ गए, तो हमें उनमें से पता होना चाहिए कि उनमें से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। बिकॉज जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसे पेरेंट चेन में भी हमें लेना होगा, उसे नंबर भी छोटा देना पड़ेगा, और उसका ही जो है वो सफिक्स यूज़ करेंगे, बाकियों के प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो होती है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। सेकंड, सल्फोनिक एसिड्स। थर्ड जो होता है होते हैं एस्टर्स। फोर्थ फोर्थ इज द एसिड हैलाइड। फिफ्थ जो होती है होता है हमारा अमाइड। सिक्स्थ जो होता है वो होता है साइनाइड या नाइट्राइल भी इसे बोलते हैं। ओके, सेवंथ जो होता है हमारा, सेवंथ होता है हमारा एल्डिहाइड। एट्थ इज द कीटोन। नाइन्थ इज द एल्कोहल।
और जो 10वां होता है अमाइंस एंड 11 इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। 12th जो प्रायोरिटी होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। और जो 13th मतलब जिनकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है उन्हें एज अ फंक्शनल ग्रुप कभी ट्रीट नहीं किया जाता है, उन्हें पेरेंट चेन में नहीं रखा जाता है। हमेशा 13 लेवल पे जो आएंगे उनको हमेशा साइड ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे 13 पे आते हैं एल्काइल ग्रुप्स, ओके, ईथर्स, हैलोजन्स, या जो दूसरे ग्रुप होते हैं जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप हो गया, नाइट्रोसो ग्रुप हो गया, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप जो होते हैं वो सबसे कम प्रायोरिटी होती है इनकी, और इन्हें हमेशा एज ए साइड ग्रुप ट्रीट किया जाता है। तो मैं लिख भी देता हूँ, ऑलवेज ट्रीटेड एज साइड ग्रुप्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर क्यों बताया है, इसकी वजह यह है कि मान लीजिए अगर मैंने कोई ऐसा कंपाउंड आपको दे दिया, लेट सपोज ये मैंने आपको कंपाउंड दे दिया भाई, ऐसा कंपाउंड दे दिया और आपको बोला कि मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया हमारा कीटोन, और ये हो गया हमारा अल्कोहल। ओके, पहचानने के बाद आपको अब समय इसमें देखना होगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है हमारे। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एल्डिहाइड कीटोन्स और अल्कोहल में आप प्रायोरिटी ऑर्डर में देख सकते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड कीटोन्स और अल्कोहल में से सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो एल्डिहाइड्स की है। तो एल्डिहाइड हमारा मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप हो गया। ओके, इन तीनों में से एल्डिहाइड क्या हो गया? मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देनी है। प्रायोरिटी देने का सेंस मतलब कि इसे पेरेंट चेन में लेना ही लेना है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सभी कार्बन पेरेंट चेन में आ रहे हैं। और जो नंबरिंग शुरू करेंगे हम यहीं से शुरू करेंगे, बिकॉज ये मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है। ओके, तो ये भी हो गया। और जब इसका नाम लिखने जाएंगे, IUPAC नेम लिखेंगे, तो बाकी ग्रुप्स को एज अ साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, या उनके सफिक्स का सॉरी प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे हम। तो कीटोन का यहाँ ऑन यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसका जो प्रीफिक्स होता था ऑक्सो वो यूज़ होगा। तो कीटोन के लिए आएगा 3 ऑक्सो, और अल्कोहल के लिए यहाँ पे ऑल यूज़ नहीं होगा, बल्कि अल्कोहल का प्रीफिक्स एल्कोक्सी सॉरी हाइड्रोक्सी यूज़ होगा। तो 4 हाइड्रोक्सी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शायद मैंने गलत लिख दिया है, तो पहले आप खुद से मतलब देख लेंगे कि नाम क्या क्या है। तो ये गलत है, 4 हाइड्रोक्सी पहले, 3 ऑक्सो बाद में। 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो, उसके बाद में पेरेंट चेन पे आएंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो एन 1 अल। ठीक है, तो हमने केवल यहाँ पे एल्डिहाइड का सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स यूज किया है, बाकी सबके क्या यूज किए हैं हमने? सफिक्स यूज प्रीफिक्स यूज किए हैं। मैंने कुछ गलत लिख दिया भाई, ये प्रीफिक्स सफिक्स आज बहुत कंफ्यूज कर रहा है मुझे। तो कुछ मतलब ये ओवरऑल जो प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप्स का, इसका यूज़ ये होता है। ओके, और अगर बात करूं मैं, तो इसका यूज़ बेंजीन रिंग के जो कंपाउंड्स हैं उनमें भी किया जा सकता है। देखिए, जैसे मैं आपको कोई ऐसा दे दूं, बेंजीन रिंग के साथ OH भी लगा दूं और NH2 ग्रुप भी लगा दूं, तो क्योंकि हमें पता है अब यहाँ पे क्या होगा,
हमें पता है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर केवल OH लगा होता है तो इसे हम फिनॉल बोलते हैं, ओके। और अगर बेंजीन रिंग के साथ केवल NH2 ग्रुप लगा होता है तो इसे हम एनिलीन बोलते हैं। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि हम किसे मतलब बेंजीन रिंग के साथ ट्रीट करें, कि इतने पार्ट को फिनॉल बोल दें और NH2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मान लें, या इतने पार्ट को एनिलीन बोल दें और OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मान लें। तो इसके लिए हमें प्रायोरिटी का यूज़ करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अमाइन से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है अल्कोहल्स की, ठीक है, अमाइंस से ज़्यादा प्रायोरिटी है अल्कोहल्स की। तो हम जो है बेंजीन रिंग के साथ OH को रखेंगे और जो NH2 ग्रुप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला मैंने किया है सर्कल किया था ये पार्ट, इसे बेंजीन रिंग के साथ नहीं रखना है NH2 को, इसे हटा ही देता हूँ मैं, ओके। तो हमें पता है OH विद बेंजीन रिंग इसे फिनॉल बोलते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा साइड ग्रुप। तो इसकी सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी हमारे OH से 1 2, 2 पे NH2 ग्रुप आ गया तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। अब जो है NH2 का क्या करेंगे, NH2 का सफिक्स यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ होगा, और NH2 का प्रीफिक्स होता है अमीनो, तो 2 अमीनो फिनॉल इसे लिखा जा सकता है, ओके। तो ओवरऑल ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स का यूज़ कुछ ऐसे करते हैं, ओके। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर पूरा ख़त्म हो गया भाई। GOC के अंदर हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो मैंने एक साथ आपको पढ़ा दिया, सभी चैप्टर्स में हम अलग अलग नोमेनक्लेचर की बातें करते थे, तो बच्चों को कभी आधा समझ में आता है कभी नहीं आता है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने सारा नोमेनक्लेचर कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा GOC का वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, जिसके अंदर हम इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट, उसके एप्लीकेशंस, ओके, रेजोनेंस, उसके एप्लीकेशन, हाइपर कंजुगेशन और उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं। तो आप आगे जाके जब चैप्टर्स के बारे में हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, हम रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उनमें इंटरमीडिएट्स बनेंगे, कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, कौन सा बनेगा ही नहीं, ये सारी बातें हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगी, ओके। अदरवाइज हमें वो चीज़ें फिर याद करनी पड़ जाएंगी। तो अगर समझना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को पहले ही पढ़ना होगा, ओके। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।